दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रात के 9 बजे एक इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से नहीं है। मैं बार बार बोल देता हूँ, ये आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज से है। लगातार जब मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ाता हूँ तो मेरे मुंह से वही निकलता है सुबह से शाम तक। तो चलिए, ये ईवीएस का एक और लेसन है और ईवीएस के एक और लेसन में आपके अपने चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर दोस्तों कल मैंने रात में क्लास नहीं ली थी। मैंने आपको बताया था कल मेरा जो अपना हैदराबाद में घर है उसका 1 साल पूरा हुआ था। तो जिस वजह से कि हम लोग थोड़ा व्यस्त थे, थोड़ा पूजा पाठ में, थोड़ा अपने घर में, तो इस वजह से कल रात के आपको क्लासेस नहीं हो पाई थी। मतलब प्रीमियर ही आती है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो आज आपका नेक्स्ट लेसन है जो कि हम ईवीएस के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। और खुशी की बात ये भी है कि ईवीएस के कंटेंट पार्ट का ये लास्ट लेसन है। टोटल अपना करीबन 200 प्लस क्वेश्चन का टारगेट था, तो वो यहां पर पूरा हो रहा है। कंटेंट पार्ट का पेडागोजी भी हम आपको कराएंगे, तो अब हम आगे पेडागोजी करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, वो हम करेंगे। लेकिन जो कंटेंट पार्ट है उसका आज लास्ट लेसन है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा था कि टोटल 30 लेसन का ये क्लास होगा। तो आई थिंक आज 24th लेसन है, 24th लेसन है ये। तो 24th लेसन में आपका पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगा और इसके बाद जो बाकी के और 6 लेसन है उस 6 लेसन में आपको पेडागोजी दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं जानकारी, ताकि आपको पेडागोजी, बेस्ट पेडागोजी दे सकें। तो वो पेडागोजी आपके लिए कंप्लीट होगा। तो मोटा मोटी टोटल 300 क्वेश्चन का ये सीरीज होगा। 200 ये और 100 के करीबन, देखते हैं कितना हो सकता है, जितना भी इंपॉर्टेंट हो वो पेडागोजी। तो उससे हर कैटेगरी के कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे, आपके रिवीजन के तौर पे भी इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों, आप हमारे एक्सक्लूसिव क्लासेस के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है हिमांशु लाइव। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, ताकि आप अनअकैडमी प्लस जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और लगातार हम अपने बुक के बारे में आपको बता रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन के कारण ये रिलीज नहीं हो पा रहा है। अमेजॉन पर बहुत जल्द आपको दिखने लगेगी ये, लेकिन ले तो पाएंगे आप क्या कहते हैं उसके बाद ही। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ईवीएस का ये सीरीज है, आज कंटेंट का लास्ट क्लास है। तो चलते हैं क्लास की तरफ। तो यहां पर जो आज का लेसन है यहां पर दोस्तों, वो देखिए। उसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है, अगेन ध्यान रखिएगा सब लोग, मैं लाइव देख रहा हूं आप लोगों को कमेंट में, और बाद में भी जो लोग देख रहे हैं उसको भी कमेंट करना अनिवार्य है। ठीक है, तो कमेंट करना मतलब कमेंट में आंसर करना अनिवार्य है। तो चलिए सब लोग कमेंट में आंसर करिए और ध्यान से आंसर करिए। कंप्लीटली आपको ध्यान रखते हुए आंसर करना है कि आप कैसे इसको सही रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि PM10 और PM2.5 निम्नलिखित में से किसका सैंपल है। ठीक है, अरे यार डी ऑप्शन तो यहां पे दिख रहा है बाय द वे, चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऑप्शन कई बार ऐसा होता है कि दिख जाता है, लेकिन आपको समझना अनिवार्य है। उससे दिक्कत नहीं कि ऑप्शन दिख गया है, एनी ऑप्शन तो मैं बताऊंगा ही। तो चलिए, यहां पर क्या अनिवार्य है आपको पता है, तो आप देखिए PM10। ठीक है, ठीक है, पी से पॉल्यूशन होता है। उसके बाद देखिए PM25, मतलब मैं आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूं। ये दोनों किससे संबंधित है, आपको ऐसे ऑप्शन में दिए गए हैं, खाद्य सुरक्षा, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, तो PM10 या PM2.5 जो है ये आपके पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। मतलब जो आपका एनवायरमेंट पॉल्यूशन है उससे ये जुड़ा हुआ है। आप पी से याद रख सकते हैं, पी मतलब पॉल्यूशन। ठीक है, और खास करके ये पी से आप पर्यावरण भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको मान लीजिए जो अलग अलग आपका ऑप्शन में दिया रहे तो आपको वो देखने में कंफ्यूजन ना हो। एक और चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार ऑप्शन में आपको वायु प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण दोनों रहता है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि जो वायु प्रदूषण है, मतलब जो एयर पॉल्यूशन है, और जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है, ये दोनों एक जैसा है। जी नहीं, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एक बहुत ही बृहत नाम है, जिसमें कि अनेक प्रकार के पॉल्यूशन आते हैं जो कि इन्वायरमेंट में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। एयर पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ऐसे पॉल्यूशन है जो कि आप एयर में फैलाते हैं, वो बस एयर के अंतर्गत का। इन्वायरमेंट में हर एक चीज आता है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो या खाद्य सुरक्षा का खाद्य प्रदूषण हो, किसी भी प्रकार से अगर आप इंपैक्ट करते हैं, जैविक अजैविक, आपका ये प्रदूषण कहलाता है। तो इसलिए आपका यहां पर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए,
भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत, भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है? ठीक है, दुनिया की जो प्रजातियां हैं, दुनिया में जितनी प्रजातियां हैं पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, उसका कितना प्रतिशत भारत में है, यही बताना है। 2 से 3%, 7 से 8%, 11 से 12% या 15 से 16%। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। जैव विविधता वाला देश है, ठीक है, यहां पर अलग अलग प्रजाति पाए जाते हैं। तो पूरे विश्व का कितना परसेंटेज भारत में ही पाया जाता है, सब लोग बताएंगे। 2 से 3, 7 से 8, 11 से 12 या 15 से 16? एवरीबॉडी? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होता है 7 से 8। ठीक है, 7 से 8 यहां पर आपका करेक्ट आंसर होता है। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, भारत में दुनिया की 2.4% भूमि है। ठीक है, दुनिया की टोटल भूमि भारत में 2.4% है और प्रजातियां 7 से 8% हैं। ओके, टोटल जितनी भी भूमि है उस भूमि का 2.4% जो है वो भारत है, जो आप देखते हैं भारत का मैप, और जो प्रजाति है पूरा विश्व का उसका 7 से 8% प्रजाति है। भारत में 46,000 से अधिक पौधे और 81,000 यानी कि 81,000 से अधिक जानवर की प्रजातियां हैं। आप देखते हैं कई अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग प्रकार की सुरक्षा से संबंधित हैं। कई मान लीजिए ये सुरक्षा से, कोई वो सुरक्षा से। तो यहां पर 2.4% भूमि है जिसमें कि 7 से 8% प्रजाति है। भारत में टोटल 46,000 यानी कि 46,000 से अधिक प्रजाति उपलब्ध है पौधों की, और 81,000 से यानी कि 81,000 से अधिक जानवरों की प्रजाति उपलब्ध है। क्लियर एवरीबॉडी? सब लोग कमेंट में बताइए। ओके, चलिए, तो यहां पर भारत में दुनिया की ये परसेंटेज है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको ये भूमि वाला पूछा नहीं क्वेश्चन, लेकिन पूछा जाता है भूमि कितना परसेंटेज है, तो 2.5% के करीबन है, 2.4%। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में विश्व बैंक द्वारा एकीकृत समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के लिए नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट की स्थापना की गई? तो नाम याद रखिए, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट। इसकी स्थापना किस विश्वविद्यालय में, किस यूनिवर्सिटी में विश्व बैंक के द्वारा की गई? एकीकृत समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के लिए। एकीकृत समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना। ओके, पहला है आपका ऑप्शन पौंडीचेरी विश्वविद्यालय, दूसरा है अन्ना यूनिवर्सिटी, तीसरा है आंध्रा विश्वविद्यालय, या इनमें से कोई नहीं? बताइए सब लोग। तो इसका आप लोगों को ध्यान देना है एक बात कि नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट की स्थापना की बात कर रहा है विश्व बैंक के द्वारा। ओके, समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के लिए, मतलब समुद्री क्षेत्र, यहां तो आपको इतना ध्यान में रखना ही है कि थोड़ा सा समुद्री क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ हो वही आंसर होगा। तो हालांकि इसमें से जितना भी ऑप्शन आपको दिया है, आंध्रा या पौंडीचेरी या चेन्नई, तीनों ही समुद्री क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर अगर आप काम करने की बात करते हैं, सॉरी, ये जो आपका था ये अन्ना विश्वविद्यालय था, जलवायु वाला तो अगला क्वेश्चन है। तो ये अन्ना विश्वविद्यालय था, ये किसके लिए था? समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के लिए। समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के लिए अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, सुना होगा आप लोगों ने, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, आप लोगों का ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन नहीं है,
जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है? मतलब इंडिया का, भारत का एक ऐसा पहला जगह का नाम बताइए जो कि जलवायु परिवर्तन पर काम किया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? ठीक है, बताइए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? क्वेश्चन क्या है? जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का सबसे पहला प्रदेश, क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान पर किसने सबसे पहले काम किया? तो वो है आपका, आपकी राजधानी, आपका कैपिटल दिल्ली। तो दिल्ली में कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन के एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला सबसे पहला जो भारतीय प्रदेश है वो दिल्ली ही है। दिल्ली ही है भारत का सबसे पहला प्रदेश जहां पर कि जलवायु परिवर्तन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए एक्शन प्लान बनाया गया। ओके, हालांकि क्लाइमेट चेंज पूरे वर्ल्ड में, खास करके इंडिया के हर एक जगह पे इम्पैक्टफुल है। और आजकल तो आप क्लाइमेट चेंज का बहुत नया नया रूप देखते हैं, गर्मी में बारिश, बारिश में ठंडी। तो दिल्ली में तो इस बार क्लाइमेट चेंज की हद हो गई। मतलब अभी रिसेंटली जो मैं गया था दिल्ली 2 महीने पहले, 1-2 महीने पहले, भयंकर ठंडा। तो क्लाइमेट चेंज के एक्शन प्लान पर कार्य करने की जरूरत थी, जिसके लिए दिल्ली ने कदम उठाया। अगला क्वेश्चन देखिए सब लोग। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की? ठीक है, तो पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण, पश्चिमी घाट इलाका जो है उसके संरक्षण की सिफारिश किस वैज्ञानिक ने की? देवेंद्र पांडे, डॉक्टर माधव गाडगिल, स्वामीनाथन या मुकेश ऋषि? पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की बात की जा रही है। आपको समय इसलिए थोड़ा सा दिया जाता है कि आप फटाक से कमेंट में आंसर करिए, ठीक है? इसलिए नहीं कि आप आपस में मतलब ऐसे बैठे रहिए या बातचीत करिए या कुछ मतलब जो है सर बोलेंगे तो देखेंगे, नहीं, उस टाइम को यूटिलाइज करिए और ये क्वेश्चन बताइए, दिमाग पे जोड़ दीजिए। देखते हैं जैसे केबीसी में नहीं भी आता है तब भी लोग दिमाग पे जोड़ देता है। तो पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश देवेंद्र पांडे, माधव गाडगिल, स्वामीनाथन या मुकेश ऋषि किसने की? तो माधव गाडगिल हैं, ठीक है, डॉक्टर माधव गाडगिल, उन्होंने पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश की, पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों का आता है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? वन्यजीव से क्वेश्चन पक्का ही पक्का है। स्टेट टेट्स में तो एकदम सोचिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीटेट में थोड़ा घुमा के आता है लेकिन आता है। मतलब इस पर्टिकुलर अभ्यारण्य से हम बोल रहे हैं। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? बताइए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? सब लोग बताएंगे। एवरीबडी हैज टू आंसर। तो इसके करेक्ट आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। ऐसा रेयरली होता है वन्यजीव अभ्यारण्य में जहां पर कि मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर नहीं होता है। बाय द वे ऐसा दिमाग में बिठाइएगा मत, कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है। तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। इसका क्षेत्रफल 518 वर्ग किलोमीटर है। होशंगाबाद पता है आप लोगों को, सुना है आप लोगों ने, एमपी से जो भी होंगे उनको पता होगा। ये बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। ये होशंगाबाद, कई बार क्या होता है कि जब क्वेश्चन पूछता है ना आपको तो स्टेट का नाम नहीं देके वो डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देता है, इसलिए आपको ये भी जानना अनिवार्य है होशंगाबाद में। और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 518 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ओके, चलिए, तो ये आपका बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में करेक्ट आंसर है। अगला वन्यजीव अभ्यारण्य से ही है, ये भी आपको क्वेश्चन स्टेप से आते हैं, देख लीजिए। कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बताएंगे सब लोग। कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है?
आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? एक साउथ का नाम है, एक नॉर्थ का, दो बीच का। ऐसे ना ऑप्शन देख के ना अपने दिमाग में कुछ कुछ लगाइए, साउथ का, ये नॉर्थ का। इससे क्या होता है कि और भी अनेक प्रकार के क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। तो अगेन यह फिर से आपका मध्य प्रदेश में है। ओके, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। तो कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य को कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ठीक है, कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य को कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 200 किलोमीटर दूर है। मतलब जब भी ऐसा आपको रहता है ना कि वहां से इतना किलोमीटर दूर है, मतलब समझ जाइए कि वो उसके नियरेस्ट का सबसे पॉपुलर जगह है, और हो सकता है कि वहां से उस 200 किलोमीटर के बीच में कोई बहुत बड़ा पॉपुलर जगह ना हो, इसलिए तो ग्वालियर से 200 किलोमीटर की दूर पर है मध्य प्रदेश में कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये बेसिकली आपका 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, याद करिए पिछला वाला जो क्वेश्चन था इसमें कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था? 518। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य ऊपर आप देख लीजिए 518 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। वो बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ये 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ऐसे भी आप रिलेट करके भी याद रख सकते हैं, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। अभी कुनो नाम देखें ना एक जैसा है, ये है कुनो, ये है बोरी। ठीक है, ऐसे कुछ याद रखिएगा। बोरी है तो बोरी मध्य प्रदेश में है, वो भी मध्य प्रदेश में ही है ना, तो होशंगाबाद में। ये 518 में है, उससे बड़ा आ गया कुनो। कुनो 900 में वर्ग किलोमीटर में है, ग्वालियर से 200 किलोमीटर दूर। जी, अगला क्वेश्चन, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? कैम्ब्रिज, न्यूयॉर्क, शिकागो या टोक्यो? बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे, देख लीजिए। विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय, विश्व के लिए जो संरक्षण निगरानी केंद्र है इसका मुख्यालय कहां पर है, यह आपको पूछा जा रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपको पता होगा कैम्ब्रिज में है, तो कैम्ब्रिज में विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का जो मुख्यालय है वो कैम्ब्रिज में है। और भी जगह पे इसके हैं ब्रांचेज, लेकिन कैम्ब्रिज में इसका मुख्य स्थान है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एशियाई शेर, आंसर निकल गया। एनीवे, एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? तो आप लोगों ने देख लिया बाय द वे, तो गुजरात में एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात में। और आप लोगों ने सुना होगा गिर के जंगलों में एशियाई शेर पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जंगलों के बारे में भी आपने पढ़ा होगा बचपन से जीके में। तो गिर के जंगल में एशियाई शेर पाए जाते हैं और वो गुजरात में है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पर्यावरण, क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण शिक्षा। क्लीन एनर्जी में सबसे ज्यादा निवेश किस देश ने किया है? क्लीन एनर्जी में सबसे ज्यादा निवेश किस देश ने किया है? चीन, ब्राजील, फ्रांस या भारत? चीन, ब्राजील, फ्रांस या भारत? तो चीन, कोरोना का वाहक चीन। तो चीन ने सबसे ज्यादा निवेश चीन ने क्लीन एनर्जी में किया है। उसके बाद यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का, यूरोपीय यूनियन या अमेरिका का नंबर। तो सबसे ज्यादा क्लीन एनर्जी मतलब एनर्जी क्लीन होनी चाहिए, चालाक तो है ही ना चीन।
एनर्जी क्लीन होनी चाहिए। सबसे ज्यादा निवेश उसमें चीन ने किया है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन है, फिर उसके बाद अमेरिका है, ये 3। तो यहां पर जाके हमारा जो कंप्लीट पैकेज था इन्वायरमेंटल स्टडीज के कंटेंट सेक्शन का वो पूरा होता है। तो 30 क्वेश्चन, 30 बैच का मेरा प्लान था, 30 क्लासेस का। तो 24 क्लासेस ऑलरेडी हो गए जिसमें कंटेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे के क्लासेस में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के हैं वो करवा दूं। ठीक है, पेडागोजी मेनली आपको पता है ये कैसे पढ़ाया जाता है, वो कैसे पढ़ाया जाता है, ये कैसे, वो कैसे, वो सब कुछ है। तो वो सब मैं आपको करवाने की सोच रहा हूं आगे के क्लासेस में। लेकिन हाँ, कंटेंट पार्ट यहां पर आपका हमारे तरफ से जो एक आपका रिवीजन बैच कहिए या एक क्विक आप लोगों के रिक्वेस्ट पर था वो कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए हैं, मतलब काफी वैरायटी के क्वेश्चंस किए हैं, चाहे वो आपके क्या कहते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य पर हो या बंदरगाह पर हो या अलग अलग चीजों पर हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस पर हमने डिस्कशन जो किए हैं वो डिस्कशन आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप मान लीजिए देख लेंगे, लेकिन डिस्कशन जरूर याद रखिएगा ताकि आप अच्छे से उस चीज को आगे चल के कहीं पर भी इंप्लीमेंट उसको कर सके। एक और बात मैं यहां पर आज कहना चाहूंगा कि ईवीएस का कोई एंड नहीं है। ईवीएस आप जहां पर छोड़ते हैं वहां से कुछ और शुरू हो जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ईवीएस एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कुछ चीजें जो आज चल रही है उस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ चीजें जो आने वाले समय में है वो भी ऐड हो सकते हैं। पहले की कुछ चीजें भी अंत नहीं है किसी चीज का, लेकिन हम प्रायोरिटी बेसिस, जैसे सीडीपी में क्या होता है कि आपको एक है कि हाँ ये है टॉपिक, इसके अंदर ऐसे ही ऐसे चीजें घूमेंगी। ईवीएस में बहुत ही लाखों लाख चीजें हो सकती हैं। हम लोग क्या करते हैं, उससे जितने भी आपके टॉपिक से जुड़े हुए प्रायोरिटी वाले डिस्कशन है वो डिस्कशन करते हैं, मतलब वो डिस्कशन हमने किया है। ठीक है, तो हमने कोशिश की है कि जितना भी इंपॉर्टेंट यहां पर आपको दे सके हमने आपको दिया है कंटेंट पेडागोजी पार्ट में। आगे पेडागोजी भी हम आपको कुछ लेसन चलाएंगे तो उसमें हम आपको पेडागोजी के पार्ट बताएंगे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा सीरीज पसंद आया होगा। वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, जितने भी सीरीज हैं यहाँ पर आपको चैनल जैसे ही आप योर ऑनलाइन पार्टनर ओपन करेंगे तो नीचे आप देख पाएंगे। और हम आपसे मिलते रहेंगे नए वीडियो में, अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग लेसन्स में। और अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।